तो बच्चों, आशा है आप इस कहानी को अच्छी तरह समझ गए होंगे। कहानी शुरू करने से पहले मैंने कहानी किस आधार पर लिखी जाती है इसकी चर्चा की थी, याद है आपको? तो चलिए हम कहानी के तत्वों को जानेंगे। चलिए हम कहानी के तत्वों को विष के दांत कहानी के संदर्भ से समझते हैं। ये है कहानी के तत्व। कहानी के तत्व 6 होते हैं। पहला, कथा वस्तु या कथानक। दूसरा, कथोपकथन या संवाद। तीसरा, पात्र एवं चरित्र चित्रण। चौथा, देश काल एवं वातावरण। पांचवा, भाषा शैली। छठा, उद्देश्य। इन्हीं 6 तत्वों पर कहानी का निर्माण होता है। चलिए अब हम विष के दांत के संदर्भ में इन 6 तत्वों को देखते हैं। पहला जो है कथा वस्तु या कथानक, यानी कथा की विषय वस्तु। इस कहानी में कथा वस्तु जो है वो बाल अंतर्मन की कहानी के संदर्भ में लिया गया है। पहला है कथा वस्तु या कथानक। कथा वस्तु यानी कथा की विषय वस्तु की किस पर कहानी लिखी गई है। तो आप देख सकते हैं कि यह बाल अंतर्मन की कहानी, यानी बच्चों के मन में क्या आता है, क्या भाव उठते हैं किसी घटना से, उसके संदर्भ में कहानी लिखी गई है। कहानी के केंद्र में बच्चा। जब इस पूरी कहानी को आपने पढ़ा तो आपने महसूस किया होगा कि इस कहानी के केंद्र में बच्चे हैं। तीसरा है मध्य वर्ग का अंतर्विरोध। मध्य वर्ग का अंतर्विरोध इस कहानी में हमें दिखता है। और चौथा है घटना प्रधान। एक छोटी सी घटना घटती है और घटना किस तरह से समाज को प्रभावित करती है या समाज के व्यवस्था को तोड़ने का प्रयास करती है, आपने इस कहानी के माध्यम से समझा होगा। दूसरा है कथोपकथन या संवाद। संवाद जिसको हम डायलॉग भी बोलते हैं, हमने आपको शुरू में ही यह बताया था। देखिए मैंने एक संवाद लिखा है, यह लड़ाई हड्डी और मांस की, बंगले के पिल्ले और गली के कुत्ते की लड़ाई थी। कुछ संवाद ऐसे होते हैं जिस पर पूरी कहानी खड़ी की जा सकती है, जिस पर कहानी एक आश्रित हो जाती है। उन संवादों से पूरी कहानी का मर्म को हम समझ सकते हैं। ऐसे ही संवाद होते हैं और मैंने इसीलिए इस संवाद को यहाँ रखा कि यह लड़ाई हड्डी और मांस की, बंगले के पिल्ले और गली के कुत्ते की लड़ाई थी, यानी शोषक और शोषित वर्ग की, उच्च वर्ग और निम्न वर्ग की। और उच्च वर्ग निम्न वर्ग ही नहीं, मध्यम वर्ग की जो यहाँ बात है, तो मध्यम वर्ग में भी एक वर्ग ऐसा है जो अपने आप को ऊंचा समझता है और मध्यम में ही एक वर्ग ऐसा है जो नीचे की ओर है। यह वहां की लड़ाई थी और इसी संदर्भ में यह संवाद दिया गया है। तीसरा है पात्र एवं चरित्र चित्रण। पात्र भी 2 तरह के होते हैं। कुछ पात्र होते हैं प्रमुख और कुछ होते हैं गौण पात्र। कहानी का जो प्रमुख पात्र है वे है मदन, कासू, सेन साहब और गिरधर लाल। और गौण पात्र वे होते हैं जो कहानी को आगे बढ़ाने में मदद तो करते हैं, मगर उनका अपना कोई विस्तृत दायरा नहीं होता, बहुत ज़्यादा कहानी उनके आसपास नहीं घूमती। उसमें है सेन साहब के मित्र, ड्राइवर और सेन साहब की 5 पुत्रियां। चौथा, देश काल एवं वातावरण। किसी भी कहानी को लिखने के समय का एक वातावरण होता है, उस कहानी की एक मांग होती है, उस समय की एक मांग होती है जिसको दर्शाया जाता है कहानी के माध्यम से, जिसे हम देश काल एवं वातावरण के रूप में जानते हैं। यह है सामंतवादी एवं पूंजीवादी समाज। समाज में जब सामंतवादियों एवं पूंजीवादियों का वर्चस्व था तब यह कहानी लिखी गई थी। शोषक एवं शोषित वर्ग की स्थिति। इस कहानी में समाज में शोषक और शोषित वर्ग की क्या स्थिति है, इसे दर्शाया गया है। पांचवा है भाषा शैली। भाषा शैली यानी कि कहानी की भाषा कैसी है, कहानी लिखने की शैली क्या है। तो हम जब पूरी कहानी को पढ़ते हैं तो पता चलता है कि कहानी की भाषा शैली जो है वह चित्रात्मक है। जैसे जैसे कहानी को पढ़ा जाता है, कहानी अपने आप एक मूर्त रूप लेने लगती है, यानी हमारे ऊपर एक बिंब बनने लगता है, पूरा एक चित्र हमारी आंखों के सामने दिखने लगता है, उसे हम चित्रात्मक कहते हैं। दूसरा है प्रभावशाली। कहानी की भाषा शैली ऐसी है जो बहुत ही प्रभावशाली है। जैसे भाषा शैली संवाद में भी हमको दिख रही है और कई तरह की, जब मदन
और कासू के बीच युद्ध होता है, जब गिरधर लाल और सेन साहब की बातचीत होती है, वहाँ जब आप उन भाषाओं पर ध्यान देंगे तब आपको पता चलेगा कि कहानी की भाषा शैली कितनी प्रभावशाली है। और चौथा और सबसे महत्वपूर्ण है ये तीसरा, व्यंग्यपूर्ण शैली। कहानी की शुरुआत ही बड़े ही व्यंग्यपूर्ण शैली से शुरू होती है। अब हम छठा और उद्देश्य की बात करते हैं। आखिरी जो कहानी का छठा तत्व है वह है उद्देश्य। कोई भी कहानी, कोई भी रचना बिना उद्देश्य के नहीं रची जाती। यह जो उद्देश्य है, इस कहानी के उद्देश्य को हम देखेंगे छठे तत्व के रूप में। तो यहाँ 3 चीजें आपको दिख रही होंगी। पहला, लिंग आधारित भेदभाव। पूरी कहानी में जब आप पढ़ते हैं तो आप देखते हैं कि सेन साहब की जो 5 पुत्रियां हैं और उनका जो एक प्यारा बेटा है काशू, भले ही वह बदमाश है या वह अनुशासनहीन है, लेकिन फिर भी घर में उसके और उसके लिए अलग अलग नियम बनाए गए हैं। यही है लिंग आधारित भेदभाव। पुत्रियों के लिए अलग और पुत्रों के लिए अलग नियम। यह उद्देश्य है कहानीकार का कि समाज में ऐसे भी लोग हैं जिन्हें हम जानें और समझें कि लिंग आधारित भेदभाव एक विकसित समाज के लिए कितना खतरनाक है। तीसरा है सामाजिक भेदभाव। यह तो बात रही लिंग आधारित भेदभाव की, और यह सामाजिक भेदभाव की, यह एक उससे भी बड़े व्यापक रूप का है। इसलिए क्योंकि यहाँ उच्च वर्ग और निम्न वर्ग में जो फासला है, जो अंतर है, वह इस कहानी में दिखाया जा रहा है। और इससे भी बड़ा उद्देश्य यह है, ये दोनों उद्देश्य तो आपको कहानी में दिख ही रहे हैं, लेकिन उद्देश्य, असली उद्देश्य जिसको कहते हैं, वह उद्देश्य है सामाजिक समानता एवं मानवाधिकार की ओर समाज को ले जाना। कहानी की समस्या भी 2 उद्देश्य के रूप में हमारे सामने है, मगर इस समस्या का समाधान भी एक उद्देश्य है, और वह है सामाजिक समानता। जब तक लिंग आधारित भेदभाव, सामाजिक भेदभाव दोनों खत्म नहीं होंगे, तब तक सामाजिक समानता नहीं आएगी। और लिंग आधारित भेदभाव को खत्म करने के लिए ही मानवाधिकार बनाए गए हैं। प्रत्येक मानव के अपने अधिकार हैं। वहाँ कोई लिंग जाति जैसी समस्या नहीं है, कोई सामाजिक भेदभाव नहीं है। कहानीकार ने इसे ही दर्शाया है।